नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और उनमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेटो को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनका परिचय क्या है। इसके बाद उन जो थ्योरी दी, जो सिद्धांत दिए, उनके बारे में एक एक करके पूरे पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका जन्म देखते हैं। उनका जन्म सबसे पहले हुआ था 428 ईसा पूर्व में, और जो वो टाइम था जब मौर्य एम्पायर से पहले और बुद्ध के जन्म की बात। और उनका जन्म एथेंस में हुआ था। उस समय जो ग्रीक में कई शहर होते थे, जो आज की तरह स्टेट होते थे उस समय। और उनके बचपन का नाम अरिस्टोटेलिस था। और उनका परिवार राजनीति में था, तो उनकी राजनीति में जो रुचि होना स्वाभाविक था। उनकी जो सबसे फेवरेट और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है वह द रिपब्लिक। और उसमें उन्होंने आदर्श राज्य, दार्शनिक शासक के बारे में लिखा है। लेकिन ये एक तरह से ये बुक यंग प्लेटो पे आधारित है। उसमें प्लेटो यंग थे, उनकी लिखी हुई है। दूसरी बुक है द लॉज। उसमें एक तरह से ये मेच्योर प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक है। और उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है वो दी है, और दार्शनिक शास्त्र की थ्योरी को व्यवहार में जो उन्होंने बताया कि लाया जाना संभव नहीं है, तब उनकी ये थ्योरी आती है। उनके बाद रूल ऑफ लॉ की थ्योरी। अब प्लेटो पे देखते हैं कि प्रभाव किन किन का था। तो प्लेटो सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है सुकरात का। तो सुकरात प्लेटो गुरु थे, तो उन्होंने उनसे सबसे ज्यादा प्रभाव उनका है। उन्होंने उनसे ज्ञान सद्गुण जैसा सिद्धांत लिया। दूसरा, उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति ली। तीसरा, कि जो प्लेटो थे वो डेमोक्रेसी से नफरत करते थे। इसका कारण ये था कि उस समय जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र दौरान ही सुकरात को डेथ सेंटेंस दी गई थी, अर्थात मृत्युदंड दिया गया था। दूसरा, उनका जो प्रभाव है प्लेटो को पाइथागोरस का है। पाइथागोरस ने ज्योमेट्री पे थ्योरी दी थी, और उस ज्योमेट्री का प्लेटो की थ्योरी ऑफ सॉइल पे बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा जो प्लेटो पे प्रभाव माना जाता है वो है हेराक्लाइटिस। और हेराक्लाइटिस ने एक थ्योरी दी थी कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। उन्होंने कहा कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, हर समय बदलती रहती है चीजें, कोई चीज तो परमानेंट मानना सबसे बड़ी गलती है। चौथा जो प्लेटो प्रभाव है वो है परमानेंटिस्ट का। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस का दिया था कि किसी ना किसी चीज से तो यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई होगी और बाद में वो चीज बदलती गई है। वह चीज नष्ट नहीं हो सकती। अगर नष्ट हो गई तो ब्रह्मांड किस पे टिका, वह भी खत्म हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि प्लेटो की जो आलोचना किन किन ने की है और आलोचना पॉइंट क्या है। तो सबसे ज्यादा आलोचना उनकी प्लेटो के जो शिष्य थे, शिष्य नाम अरिस्टो ने की है। और उन्होंने महान शिष्य, महान आलोचक भी कहा जाता है अरिस्टो को। दूसरा जो कार्ल पॉपर, उन्होंने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें वो कहते हैं कि प्लेटो है, ईगल है, मार्क्स है, ओपन सोसाइटी या लोकतंत्र दुश्मन है। तीसरा, उनकी जो थ्योरी है उनको तानाशाही या संपूर्णवाद जैसा नाम भी दिया जाता है। प्लेटो के नाउन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। प्लेटो के समय अपन देखें सर्कमस्टांसेस कैसी थी, उसमें परिस्थितियां कैसी थी। तो एक तो है कि उस समय जो सिटी स्टेट होते थे, एथेंस उस समय सिटी स्टेट था। तो एथेंस सिटी या दुश्मन उस समय था स्पार्टा, और उसमें युद्ध भी होता रहता था जो आपस में स्टेट के बीच। तो 432 ईसा पूर्व में दोनों के बीच पेलोपोनेसिया सा वार हुआ जो 27 साल तक चला था। आखिरकार एथेंस हार गया। तो इससे प्लेटो को बहुत बुरा सदमा लगा और प्लेटो बहुत ज्यादा दुखी हुए। वह हार के कारणों को एड्रेस करना या रिफॉर्म लाना चाहते थे ताकि एक आदर्श स्टेट कैसे बनाया जा सके। तो एथेंस को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, तो इसलिए वो अपनी जो थ्योरी देते हैं वो इसी पे आधारित है, ताकि आगे से अगर युद्ध होता है एथेंस का तो हार का सामना नहीं करने पड़े। तो इसका प्रभाव प्लेटो पर मिलता है। दार्शनिक शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन प्लेटो अपने स्टेट को आदर्श राज्य बनाना क्यों चाहते हैं? वो पेलोपोनेसियन वार में हार से एथेंस की प्रतिष्ठा कम हुई थी, इसलिए वो रिफॉर्म लाकर अच्छा स्टेट बनाना चाहते थे। वे ऑफ लाइफ क्या थी उस समय, मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो ग्रीस में एट द टाइम
तो पॉलिटिकल यूनिट तो उस समय पॉलिटिकल यूनिटी तो थी सिटी स्टेट में, लेकिन जो इकोनॉमी सिस्टम थे वो ज़्यादातर ट्रप्स किया हुआ था, ज़्यादातर लोग खेती करते थे, स्लेवरी का प्रचलन था। प्लेटो इसे तो गलती भी नहीं मानते, नेचुरल मानते हैं, जो दास प्रथा थी उस समय। अरस्तु जो जो फंक्शनलिस्ट है वो भी इसको उचित ठहराते हैं जो दास प्रथा को। उस समय असमानता बहुत ज़्यादा थी उसमें, जो सिटी स्टेट था एथेंस उसमें समाज में। और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। हर जो क्षेत्र था महिलाओं को ज़्यादातर अधिकार नहीं मिले थे, हर क्षेत्र में पुरुषों के पास अधिकार थे और महिलाओं को एक तरह से दबा के रखा जाता था। अब प्लेटो की मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, उन्होंने जो थ्योरी दी उनके पीछे उनकी क्या मेथोडोलॉजी थी। तो दो थ्योरी आती है, एक तो डायलेक्टिक होता है, एक डिडक्टिव पद्धति होती है। तो डायलेक्टिक में क्या होता है, डिबेट होती है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो इन पे फोकस किया जाता है। जैसे संसद में बिल लाया जाता है तो बिल पास होना चाहिए नहीं, उसमें दोनों तरफ से डिस्कशन होता है। फिर जब लास्ट में दोनों जो पॉइंट पक्ष है विपक्ष है उन पे जो बात निकल के आती है उन पर सहमति बना ली जाती है और फिर बिल पास कर दिया जाता है। उसी प्रकार यूथनेशिया सही है या नहीं है, इससे अच्छे परिणाम क्या है, बुरे प्रभाव क्या, उस आधार पर सो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। और जो लास्ट में जो सही आर्ग्यूमेंट निकल कर आएगा वह डायलेक्टिक फोरम उसको सही मान लिया जाता है। तो ये जो सुकरात से मतलब एक तरह से प्लेटो ने ये लिया था डायलेक्टिक फोरम, जो थ्योरी देना तरीका है ये। अब इसमें डायलेक्टिक में क्या होता है, सबसे पहले वाद होता है, वाद के बाद संवाद और संवाद के बाद प्रतिवाद, और ये सिचुएशन चलती रहती है। सब प्रतिवाद के बाद फिर संवाद आएगा, फिर संवाद होगा, फिर प्रतिवाद, इस तरह से परिस्थितियां कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब जो प्लेटो की जो बुक है वो भी डायलॉग की फॉर्म में ही है। अब इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, ये अरिस्टो का मेथड भी था। और डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। अब जैसे इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, जैसे न्यूटन ने थ्योरी दी थी पेड़ सेब से नीचे गिरा, उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। उन्होंने विशिष्ट घटना देखी, ऊपर पेड़ से जो संतरा नहीं जो सेब गिरा वो ऊपर जाने बजाय नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने विशेष सोचा और उस विशेष से सामान्य की ओर गए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद पैटर्न फॉलो किया जाता है कि ये पैटर्न हो रहा है कि हर बार, फिर हाइपोथेसिस थ्योरी और फिर उस लास्ट में थ्योरी दी जाती है। इंडक्टिव रिसर्च में ये होता है। तो अब दूसरा है जो डिडक्टिव थ्योरी, उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर दिया जाता है। इसमें पहले ही थ्योरी या आम धारणा बना ली जाती है और फिर उसको सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल ढूंढे जाते हैं या इस तरह से प्रयास किया जाता है कि इस तरह एग्जाम्पल मिले और सामान्य से जो विशिष्ट चीजें उनको सिद्ध किया जा सके। जैसे सामान्य रूप से माना जाता है कि जो हरियाणा के जो लोग हैं तो लड़ाकू होते हैं, ये धारणा है सामान्य जनता में। तो वो व्यक्ति एक तरह से 22 और मोर्चा ढूंढ रहा है कि जब मतलब हरियाणा के लोग आपस में लड़ते हुए मिले और वो सिद्ध कर दे कि ये थ्योरी है मेरी और इस तरह से प्रूफ हो गया कि हरियाणा के लोग लड़ाकू होते हैं। तो इसमें इस तरह, लेकिन इसमें जो थ्योरी देने वाला होता है वो 22 होता है। अब दूसरा है प्लेटो अपनी अप्रोच में डिडक्टिव भी है, निगमनात्मक है, जो एक तरह से दार्शनिक थ्योरी बोल सकते हैं इसको। और प्लेटो ने पहले अपने दिमाग में इंप्रेशन जमा लिया था कि दार्शनिक राजा है वो किसी राज्य पर रूल वही करेगा तो बेस्ट स्टेट होगा। प्लेटो मोटा ढूंढ रहे अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए। अब प्लेटो कैसे थिंकर थे, इसमें जो चीज़ें वो देखते हैं कि प्लेटो किस प्रकार थिंकर माना जा सकता है। तो एक तो प्लेटो क्या आइडियलिस्टिक थे। आइडियलिस्टिक थ्योरी वो होती है जिसमें क्या होना चाहिए फोकस किया जाता है और ये समाज के हित को, सोसाइटी का इंटरेस्ट पहले, इसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि व्यक्ति हित पहले। इसमें व्यक्ति हित बाद में आता है और समाज के हित को पहले माना जाता है। अब वैल्यू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आइडियलिस्ट थ्योरी होती है इसमें वैल्यूज तो ज़्यादा फोकस रहता है, मैटर नहीं। भौतिक सुख की वस्तुएं, ऐसी मोबाइल, ये सब मैटर है। और जो वैल्यूज मूल्य, अच्छा बुरा, भाईचारा, जो चीज़ें वो, और होनेस्टी जैसे इम्पोर्टेंट है नहीं, और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धन नहीं। दूसरा जो प्लेटो है अपनी अप्रोच में रेडिकल भी है। एग्जाम्पल जैसे ग्रीस समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी प्लेटो ने कहा कि महिलाओं में कोई नेचुरल
डिसेबिलिटी नहीं है जिस वजह से उनको रोका जाए पब्लिक ऑफिस ग्रहण करने से, और मेल से कम भी नहीं है महिलाएं, और दार्शनिक रानी भी हो सकती है। तो ये उस समय इतना बड़ा विचार देना बहुत बड़ी बात है ये। तो इस वजह से उनको कहा जाता है कि जो प्लेटो थे अपनी अप्रोच में रेडिकल भी थे। तीसरा, उनको कम्युनिज्म फैमिली प्लेटो के समय से काफी आगे थे, जो अपनी जो थ्योरी दी जाती है परिवार का साम्यवाद हो। और तीसरा ये भी माना जाता है कि प्लेटो यूटोपियन थे। जो उनके विचार हैं वो विचार तो अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। जैसे उनके दार्शन राजा का मान लो, थ्योरी मान लो, और इसके अलावा परिवार का साम्यवाद मान लो, जो थ्योरियाँ चाहे दार्शनिक स्टेट का कॉन्सेप्ट मान लो, उनको लागू करना संभव नहीं है। अब प्लेटो को पूरा करने से पहले सुकरात के बारे में जान लेना थोड़ा बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सुकरात सिलेबस में नहीं है, फिर भी प्लेटो पे बहुत ज्यादा प्रभाव सुकरात का, तो सुकरात तो पढ़ लेते थोड़ा। तो सुकरात तो ये माना जाता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है इस धरती का, जिससे भी तुलना की जाती है। जैसे वे ऑफ लाइफ के हमें उन्होंने सुकरात का ये माना था कैसा जीवन होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जीवन जीने के लिए, किन प्रिंसिपल पे जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए तो माना जाता है जीसस की तरह सुकरात ने भी अपने समय की गलत प्रैक्टिस का विरोध किया था। जीसस को जैसे सूली पे चढ़ा दिया गया था, तो सुकरात को भी शासक जो वर्ग था उसने उस समय जहर दे दिया था, और उस समय डेमोक्रेसी भी थी। इसीलिए तो प्लेटो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो सुकरात के विचार रूल के सुकरात के जो विचार थे वो शासक वर्ग को खुश करने वाले नहीं थे, इसलिए शासक वर्ग नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने जहर दे दिया। और सुकरात इथिक्स पिता भी कहलाते हैं, इथिक्स और फिलोसफी है। प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहलाते हैं। फिलोसफी शुरू की उन्होंने सुकरात ने 3 स्कूल ऑफ थॉट, जो 3 स्कूल थॉट है जो मतलब मानव जिज्ञासा को दूर करते हैं। पहला तो रिलीजन है, धर्म, दूसरा फिलोसफी और साइंस। इनमें अंतर देख लेते हैं क्या है। रिलीजन तो जैसे विश्वास करना किसी चीज पे, फेथ एक तरह से आस्था होती है, विश्वास, वो एक तरह से रिलीजन हो, जैसे मूर्ति पूजा करता है। फिलोसफी क्या, हर की अलग अलग इच्छा होती है, हर की अलग एज तो होती है कि एज करना चाहिए, कोई तो होता नहीं ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो ये लॉजिक पे काम करती है जो फिलोसफी है, जो गलत भी हो सकता है और सही भी, क्या होना चाहिए जैसी चीजें पे चलती है। साइंस है वो क्रमबद्ध रूप से चलती है, नेचर पे काम करती है, क्या है साइंस इसमें फोकस करती है क्या है। और जैसे डॉक्टर लोग हैं और प्रयोग किए जाते हैं इंजीनियर वगैरह जैसे। अब देख लेते हैं सुकरात का जो दर्शन का फादर क्यों कहा जाता है सुकरात का। तो सुकरात से पहले के थिंकर इस बात पर फोकस करते थे यूनिवर्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, लेकिन इन पर कभी फोकस नहीं किया गया। सुकरात ही पहले थिंकर थे कि फिजिक्स नाम हो जाते थे नेचर पे, लेकिन सुकरात ने सोशल फिनोमेना पर फोकस किया और बताया कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। सुकरात ने दर्शन शास्त्र और साइंस से सुपीरियर साबित करने की कोशिश की। साइंस हमें बता सकती है कि परमाणु हथियार कैसे बनता है, लेकिन दर्शन शास्त्र ही हमें बताएगी कि जो परमाणु हथियार का यूज करना या नहीं करना चाहिए, ये भी बताती है परमाणु हथियार बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो इसलिए सुकरात को दर्शन का फादर कहा जाता है। सुकरात ने बताया कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या हो, जैसे उनका ज्ञान ही सद्गुण की थ्योरी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी ने इंजीनियरिंग की सारी किताबें पढ़ ली तो लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं हो तो क्या फायदा। जैसे कुछ लोग व्यवहारिक जीवन में, निजी जीवन में अच्छा, उनका नैतिक जीवन अच्छा नहीं होता, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है या पब्लिक लाइफ उसमें अच्छा काम करते हैं। दोनों बैलेंस होना भी ये जरूरी है। एक अच्छा प्रशासक हो, अगर अच्छा इंसान नहीं हो तो दोनों गुण होने जरूरी है। एक अच्छा प्रशासक है लेकिन वो दंगे नहीं रोक पाता तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा इंसान है। लेकिन अगर अच्छा प्रशासक है पर अच्छा इंसान नहीं है तो ये भी गुण वाली बात होगी। दोनों गुणों में बैलेंस होना जरूरी है। अब लाइफ के नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा काम करके भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। जीवन के बारे में जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। असली नॉलेज बुक्स में नहीं मिलता, सोशल लाइफ से मिलता, ये सुकरात का मानना था। अब
रिटोरिक भी कहा जाता है। ये जनता को मोबिलाइज करने के लिए राजनेता जिस तरह से बड़े बड़े वादे करते हैं, हम राष्ट्रताएं तोड़ के ला देंगे, हम वो कर देंगे, तो मतलब ये सब रिटोरिक है। मतलब उनका तो इस बारे में अरस्तु का मानना था ये चीजें गलत है। और सुकरात कहते हैं हम कई बार ओपिनियन और बिलीफ और नॉलेज मान लेते हैं, और वो सिर्फ रिटोरिक होता है। असली ज्ञान जो है वो डायलेक्टिक की सहायता से है, उससे प्राप्त किया जा सकता है, और वही असली नॉलेज है और वही परमानेंट नॉलेज है। वो सुकरात के समय 2 समय स्कूल थे। आगे का जो बाकी बच्चा हुआ कल पढ़ेंगे या अगले वीडियो में। चलो थैंक यू, धन्यवाद।